हेलो दोस्तों, दिस इज शेखर। आज हम लोग एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं जो कि 3 सब्जेक्ट का है। ये सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ईवीएस, हिंदी और बाल विकास का प्रैक्टिस सेट रहेगा। बाकी 30-30 प्रश्न रहेगा, मतलब 90 क्वेश्चन है टोटल। तो इसे देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए पहले क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है या फिर लाभकारी है या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। आंसर इसका क्या होना चाहिए दोस्तों? यह आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लाभकारी है या हानिकारक। यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर उपरोक्त में से सभी सही है। इसमें ये तीनों ऊपर के तीनों हो जाएगा, मतलब सभी सही है। करेक्ट आंसर ऑल दी एबव, मतलब सभी सही है। नेक्स्ट, खिलौनों की आयु कहा जाता है किसे? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या फिर ये सभी? देखिए, ये सभी तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इन सभी को खिलौनों की आयु तो नहीं कहा जाने वाला है। इसमें हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था होता है, उसी को खिलौनों की आयु कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा या फिर इसमें से कोई नहीं। 4 का क्या हो जाएगा उत्तर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समावेशित शिक्षा द्वारा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, मतलब कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है नीचे। बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई या फिर अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, सामने दिख रहा होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना, मतलब कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको? दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। इसका आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं को, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मिनमेख निकालना बंद करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना या फिर उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मित्रों के द्वारा उपहास, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विकास का अर्थ क्या है ये बताइए, इसमें से विकास का अर्थ क्या होता है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बस समझते हुए इसका आंसर देना है। सीटेट में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है।
राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रयत्न एवं त्रुटि मतलब वही भूल, इसमें से कोई नहीं। तो इसका शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएगा, पावलोव वाला शास्त्रीय अनुबंधन, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। मतलब शास्त्रीय अनुबंधन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उकसाने या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो विकास उकसाने या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता है, यही गलत ऑप्शन है, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो खेलने की अवस्था होती है दोस्तों, मतलब इसका आंसर हो जाएगा खेलने की अवस्था, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या फिर खेलने की अवस्था। मुझे लग रहा है कि ये सेम क्वेश्चन है, खेलने की अवस्था इसका भी आंसर हो जाएगा, वही सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, क्या होगा, कितना कितना? 30, अगर एक जैसे शिक्षक है तो 30 विद्यार्थी होगा, या फिर 40 या फिर 45 या फिर 50। आंसर दोस्तों इसका क्या होना चाहिए? तो 40 होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है भौतिक संसाधनों को, शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है बताइए इसमें से? बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पृष्ठपोषण प्रदान करना। पृष्ठपोषण मतलब फीडबैक। 16 का आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए यह कि उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है, मतलब कि कर पाई है का पृष्ठपोषण प्रदान करना, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन या फिर स्वालीनता में। 17 का क्या होगा आंसर? अच्छा प्रश्न ये भी लग रहा है। तो स्वालीनता इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? स्वशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता या फिर अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतना के 3 स्तर है? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड वाला, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए?
दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति या फिर संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का? आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों दबाव से किसी बात या फिर विचार के लिए राजी करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगला, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अन्वेषण है। तो शिक्षण एक अन्वेषण है, यह करेक्ट हो जाए, मतलब यह करेक्ट नहीं है इसके प्रश्न के अकॉर्डिंग। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में या फिर विद्यालय में। तो इसका आंसर विद्यालय हो जाएगा, विद्यालय में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें क्या है? निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या फिर अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। इसका आंसर हो जाएगा पुरुषोचित या फिर स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उसके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या फिर उदात्तीकरण। विस्थापन हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट है। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालयी शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है क्या? अधिगम, अभ्यस्तता, अस्थायी अधिगम या फिर अभिप्रेरणा। दोस्तों इसको अभ्यस्तता कहा जाता है, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। उपरोक्त सभी सही। तो दोस्तों इसका आंसर सभी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालयी शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए? आंसर इसका हो जाएगा कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, या फिर ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं। तो ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय के सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं, मतलब कि
थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हिंदी का पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 30 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा। देखिए, विद्यालय शब्द में कि कौन सी संधि है बताइए? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्या धन आलय से बना है विद्यालय। विद्या धन आलय से बना है विद्यालय। तो जो आलय है और विद्या है, ये आ इसमें छिपा हुआ है, इसमें आ है, तो दोनों आ से बनेगा आ। अब तो देखिए, इन दोनों के योग से आ हो रहा है, तो इसमें दीर्घ संधि हो रहा है कि नहीं? तो दीर्घ संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि इसमें नहीं है, इसलिए इसमें डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड, सही है। दीर्घ संधि तो होगा, लेकिन इसमें स्वर संधि दिया हुआ है, मतलब इसमें स्वर संधि दिया हुआ है, इसलिए स्वर संधि ये हो जाएगा। स्वर संधि का ही पार्ट होता है दीर्घ संधि। मतलब स्वर में कौन कौन संधि होते हैं? स्वर में आता है यड़ संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि, यड़ वृद्धि संधि, ये सभी संधियाँ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये गलत ऑप्शन है। सिर फिर जाना का अभिप्राय है चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द हो जाना या फिर पीछे मुड़कर देखने लगना। क्या होगा इसका आंसर? क्या होना चाहिए दोस्तों? तो पीछे मुड़कर देखने लगना, इसका आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, ये आंसर गलत लग रहा है। सिर फिर जाना मतलब कि अहंकारी हो जाना। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या फिर पदबंध। दोस्तों, उसे अविकारी शब्द कहा जाता है, मतलब थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। पवन शब्द प धन वन, प धन अन, पो धन अन या फिर प धन न। तो देखिए, पो धन अन से क्या बनता है? पो धन अन से पवन बनता है। अब पावक का बताइए, पावन का बताइए। चलिए, पावन का बताइए। तो पौ धन अन हो जाएगा। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है। ये हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला। आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरे, आगरो, आगरे या फिर बहुवचन नहीं होगा? देखिए, इन सभी का बहुवचन नहीं होता है। चाकू जैसे हुआ, तो चाकू का चाकुओं नहीं होता है। चाकू एक वचन बहुवचन दोनों में प्रयोग होता है, इसलिए आगरा का आगरा ही रहेगा। इसमें बहुवचन इसका नहीं बनता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में कितना अच्छा क्वेश्चन है कि किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर निर्देशन चिन्ह। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने से ही प्रश्न में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो इसको अवतरण या फिर उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पे उद्धरण लिखा हुआ है ना, मतलब सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे भी उद्घृत वाली बात कर रहा है, इसलिए उसको कंपैरिजन करके इसको सही से लगाया जा सकता है। मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण इनमें से कौन सा है? रस्सी जल गई, सीमा पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो या फिर बच्चा सोता है। तो इसमें तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास। तो दोस्तों, उसको द्विगु समास कहते हैं। द्विगु बोलने से इसमें खुद लग रहा है कि असंख्यवाचक शब्द होगा। इसको कंपैरिजन करेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। द्विगु समास डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसको क्या कहते हैं? द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान या फिर तत्पुरुष समास। तो दोस्तों जब दोनों समास प्रधान होता है तो उसको द्वंद्व समास कहा जाता है। द्वंद्व समास पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य इसमें से कौन है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है या फिर जो पत्र आज आया है कहाँ है? इसमें चिन्हों के अकॉर्डिंग देखना है विराम चिन्ह किस में सही लगा हुआ है। तो जो पत्र आज आया है कहाँ है मतलब जो डैश लगा हुआ है पहला ऑप्शन वही करेक्ट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए। बहुत अनेक प्रकार के एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। ये प्रश्न आसान हो गया पूछते पूछते। कवि का स्त्रीलिंग रूप बताइए। कवित्री, कवि, कवयित्री या फिर कवियत्री। देखिए ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब दो ऑप्शन में से सी या तो डी में से कोई एक होगा। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, कवयित्री होता है, कवयित्री। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से मिश्रित वाक्य कौन है? वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है या फिर मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है, यह इस प्रश्न का आंसर है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 1, 2, 3 या फिर अनगिनत? आसान प्रश्न है दोस्तों। हिंदी में वचन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक वचन और बहुवचन। और वही संस्कृत में जब पूछ देगा तो एक वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, मतलब कि उसमें 3 होता है और हिंदी में 2 होता है। मतलब इस हिसाब से सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम मतलब कि इसमें तत्सम होना चाहिए, मतलब प्रत्येक लाइन में मतलब सभी तत्सम होगा तो उसको टिक करना है। तो इसमें कौन तत्सम है? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, ओष्ठ, किताब, नानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो इसमें शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि मतलब पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता रहा। तो इसमें हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। संप्रदान कारक की बात कर रहा है तो को इसमें संप्रदान कारक हो जाएगा। को से पकड़ में आ जाएगा कि यह संप्रदान कारक है। अगला क्वेश्चन, नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? शहरी, नागर, नगर वधु या फिर नौकर? तो उसको नागर कहा जाता है। नगर में रहने वाले को नागर कहा जाता है। आसान क्वेश्चन है। द्वंद्व समास है इसमें से कौन? लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या फिर शरणागत? द्वंद्व समास। तो देखिए इसको पहचानने का एक छोटा सा भी ट्रिक है। कभी कभी मतलब कि इसमें ये कॉमन पकड़ में आने के लिए, जिससे कि एक दूसरे का अपोजिट होता है और बीच में ये चिन्ह लगा रहता है। अब देखिए किस में लगा हुआ है? नर नारी में। नर मतलब पुरुष हो गया, नारी मतलब स्त्री, तो थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। कभी कभी ये टिक से मत मतलब अपोजिट होगा, ये भले बीच में टिक न लगे, जैसे कि बीच में जो ऐसे लगा हुआ है एक शब्द इधर एक शब्द इधर, ये कभी कभी नहीं भी रहता है, लेकिन एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए तब वह द्वंद्व समास होगा। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन नहीं है? शैशव, लोहा, लकड़ी या फिर पुस्तक? तो इसमें शैशव होगा। शैशव जातिवाचक नहीं है। अनुरक्त का विलोम शब्द इसमें से क्या होगा? आरक्त, विरक्त, निरुक्त, निरक्त मतलब आसक्त। 48 का ये विरक्त हो जाएगा आंसर, विरक्त। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। सरल या फिर साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो, या फिर जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो, उसे सरल या फिर साधारण वाक्य कहा जाएगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा?
तो देखिए इसमें से जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया होती है उसे सरल या फिर साधारण वाक्य कहा जाता है। मतलब डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कुरूप, कुशल, कुकर्म या फिर कुचाल। देखिए मूल शब्द को पकड़िए, उसके पहले देखिए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, इससे पकड़ में आ जाएगा। देखिए कुकर्म होता है मतलब कर्म से, कर्म में कु लगा है। चाल होता है, चाल में कु लगा है। रूप में कु लगा है, लेकिन ये बताइए सल कोई शब्द होता है? नहीं होता है। इसलिए कुशल वो पूरा एक शब्द है, मूल शब्द पूरा कुशल ही है। इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा कुशल। मतलब कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 50 का कुशल आंसर हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन सही है। हाथ न आना, इस मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या होगा? पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या फिर हाथ फैलाना। आंसर इसका हो जाएगा पकड़ में न आना, मतलब पहला ऑप्शन सही है। शुद्ध शब्द इसमें से कौन है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या फिर उज्ज्वल। तो इसमें उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। डी ऑप्शन जो है उज्ज्वल, ये वाला सही है। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा कैसे लिखा जाता है? तिऋष्णा, तृष्णा, तृष्णा। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तृष्णा ऐसे लिखा जाता है। सही मुहावरा इसमें से कौन सही है? सही मुहावरा की पहचान करना बताइए। चलिए और छोड़िए, इसमें सही मुहावरा कौन है? नेत्र में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना या फिर आंखों में कचरा डालना। कचरा डालना नहीं होता है, आंखों में मिट्टी डालना ये होता है क्या? आंखों में रेत फेंकना होता है? नहीं। मुहावरा की बात कर रहा है, वो तो होता ही होगा, लेकिन ठीक है मुहावरे की बात कर रहा है तो आंखों में धूल झोंकना होता है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, धूल झोंकना होता है। शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान शेर पर उठा लिए या फिर मेरे प्राण सूख गए। ये बताइए सांप मतलब शेर को देखने से क्या आसमान शेर पर उड़ जाता है? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मेरे प्राण सूख गए, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं? संस्कृत, तत्सम, तद्भव या फिर देशज। हिंदी में बिना किसी परिवर्तन की बात कर रहा है तो इसका हो जाएगा तत्सम। वह शब्द तत्सम होता है। इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? मतलब किस शब्द में इन लगा हुआ है? प्रत्यय की बात कर रहा है। देखिए ये मूल शब्द होता है, मान लीजिए इसके इधर अगर कुछ लगेगा तो वो उपसर्ग होता है, उपसर्ग होता है। और इधर लग गया तो उसे ही प्रत्यय कहा जाता है। मूल शब्द को बस पकड़ना होता है, उसके बाद प्रत्यय या फिर उपसर्ग को हल करना आसान हो जाता है। ये बताइए ठीन कोई शब्द होता है? नहीं। कठिन, चिन्ह ये तो पूरा शब्द है, मीन पूरा शब्द है। पूजा में ऋण लगा है, पुजारिन होगा, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पुजारिन, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, पहला ऑप्शन सही है। मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य बताइए। मोहन खरीदारी या फिर घूमना या फिर बाजार। तो इसमें उद्देश्य, देखिए सब्जेक्ट को ही उद्देश्य कहा जाता है और ऑब्जेक्ट को विधेय कहा जाता है। इसमें सब्जेक्ट पूछ रहा है तो मोहन ही तो सब्जेक्ट होगा, तो इसमें मोहन पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सब्जेक्ट पूछ रहा है, उद्देश्य को ही सब्जेक्ट कहा जाता है, मोहन सही आंसर हो जाएगा इसका। वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम कैसा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वह स्वतः ही जान जाएगा, स्वयं अपने आप ऐसा अगर शब्द कहीं लगता है तो वह निजवाचक होता है, बस इतना ही याद रखना है। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। कुत्ता मछली का आवास है, नदी, तालाब, झील या फिर समुद्र। कुत्ता एक मछली का नाम है, ठीक ना। कुत्ता मछली नदी में मिलती है, तालाब, झील या फिर समुद्र में कहाँ मिलती है? ये अब देखिए ईवीएस का ही प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, ये कुत्ता मछली जो होता है तो यह समुद्र में मिलने वाली एक मछली है, समुद्र में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष व 18 वर्ष। इसमें देखिए समझदारी से प्रश्न का आंसर देना होगा। देखिए 21 वर्ष किसका है इसमें से? जैसे इसमें प्रश्न पूछा है भारत में लड़के व लड़की, मतलब पहला ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा है इधर वाला लड़के का होना चाहिए, इधर लड़की का, तब नहीं तो उल्टा दे देगा, आंसर गलत हो जाएगा।
तो इसमें 21 18, 18 21, 18 18 या फिर 18 16 होगा। तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा 21 वर्ष व 18 वर्ष, मतलब लड़के का उम्र होगा 21 वर्ष और लड़की का 18 वर्ष होगा, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत पर मिलती है क्या, मतलब कौन सी परत में ओजोन परत मिलती है, मतलब थर्मोस्फीयर में मिलती है कि स्ट्रेटोस्फीयर में, ट्रोपोस्फीयर में या फिर मेसोस्फीयर में। ओजोन परत किस में मिलती है बताइए, प्रश्न का मतलब प्रश्न पूछने का ये मतलब है। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है उसी में ओजोन परत मिलता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है, एसएमएस, फैक्स, ईमेल या फिर टेलीग्राम। कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाता है, तो उसे दोस्तों ईमेल कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल नेम होता है, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन सबसे अधिक मिलती है हवा में, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है, द्रव, ठोस, गैस या फिर प्लाज्मा। तो ठोस होता है दोस्तों, सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विजय स्तंभ किसने बनवाया था, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप या फिर महाराजा जयसिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा, मतलब पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एटीएम का पूरा नाम क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड ट्रांसफ़र मशीन या फिर ऑडिट टेलर मशीन। एटीएम का फुल नेम, बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या फिर 15 जून से 21 जून तक। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, मतलब पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न को, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तीज को, चैत्र शुक्ल तीज को, भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी को या फिर चैत्र शुक्ल नवमी को। ये मनाया जाता है त्यौहार चैत्र शुक्ल तीज को, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तंबाकू की आदत किससे होती है, कोकीन, कैफीन, हिस्टामिन या फिर निकोटीन। निकोटीन के द्वारा होता है दोस्तों, डी ऑप्शन सही है इसका। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है, आसान प्रश्न ये भी है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर भारत। तो यह है अपना भारत, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य के राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी तथा राज्य जंतु क्रमशः है, खेजड़ी, गोडावड़, चिंकारा। खेजड़ी, मोर, बाघ, बबूल, गोडावड़ या फिर शेर, आम, मोर और बाघ। आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा, देखिए राजस्थान का राजकीय वृक्ष होता है खेजड़ी और राज्य पक्षी होता है क्या, गोडावड़, और राज्य जंतु होता है चिंकारा, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर बनाने की कारखाना नहीं है, बताइए इसमें से कहाँ शक्कर बनाने की मशीन नहीं है, मतलब शक्कर बनाने की कारखाना नहीं है। केशव राय पाटन, निम्बाहेड़ा, उदयपुर या फिर भोपाल सागर। राजस्थान की बात कर रहा है, तो ये निम्बाहेड़ा में नहीं है, मतलब सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। निम्न में से किसका वेग अधिकतम है, हवा, जलधारा, ध्वनि या फिर प्रकाश। प्रकाश इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है, खनन, बेकरी, मुर्गी पालन या फिर कृषि। तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है दोस्तों, डी ऑप्शन इसका सही है आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, 18, 20, 22 या फिर 12। तो दोस्तों 12 होता है,
डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सीएनजी का पूरा नाम बताइए, आसान प्रश्न ये भी है। कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सर्टिफाइड नेचुरल गैस या फिर कॉमन नेचुरल गैस। गैस यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, गैस होगा यहाँ पे। क्या होगा इसमें से, कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सेकेंड वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। डेंगू रोग का इसमें से कौन वाहक है? एंडीज मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मच्छर माने घरेलू मक्खी या फिर एनोफिलीज मच्छर। एडीज मच्छर होता है, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एकल परिवार से क्या तात्पर्य है? एकल परिवार किसे कहा जाता है? वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे होता है, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उसके माता पिता एवं दादा दादी होते हैं, केवल पति पत्नी और बच्चे, वहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा कट हो गया है। एकल परिवार की बात कर रहा है, तो इसमें परिवार देखिए, वह परिवार जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे होते हैं वो होता है एकल परिवार। आंसर क्या होगा? जिसमें माता पिता एवं उसके बच्चे होते हैं वह होता है एकल परिवार, मतलब सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया करता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 1 सेकेंड, प्रधानमंत्री रोजगार योजना हो जाएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, रोजगार योजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पोलियो का उपचार, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना या फिर उपरोक्त सभी सही है। तो इसमें उत्तर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना हो जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इसमें से कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, पौधे या फिर यूरेनियम। नवीकरणीय स्रोत इसमें से कौन होता है? तो दोस्तों वो पौधा होता है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा या फिर चुंबकीय ऊर्जा। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों प्रकाश ऊर्जा, मतलब थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? यह भी आसान क्वेश्चन है और पूछा जा चुका है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा मध्य प्रदेश, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? जयपुर को, जोधपुर को, उदयपुर को या फिर अजमेर को। झीलों की नगरी कौन है इसमें से? उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है इसमें से कौन? फिरन, अंगरखी, बुगतारी या फिर अचकन। कश्मीरी चोगा इसमें से कौन कहलाता है बताइए? तो जो फिरन होता है, फिरन, यही कश्मीरी चोगा कहलाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग, लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या फिर ग्राम पंचायत को। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण मंच को, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। अगला देखते हैं और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन आज वाला ये लास्ट है। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है कौन इसमें से? आमाशय, यकृत, आंत या फिर वृक्क। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों बताइए, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है? तो इसमें जो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों यकृत। यकृत
इसे ही लीवर कहा जाता है। यह इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा रहा मेरा ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय।